हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाई एफ आई आर आफ्टर क्लीन चिट, यानी कि एफ आई आर क्यों, आफ्टर किस चीज़ के बाद, क्लीन चिट के बाद। क्लीन चिट का मतलब यही होता है दोस्तों कि मतलब जब कह देता है ना कोई कि ये दोषी नहीं है, मान लीजिए किसी पे पहले आरोप था, फिर उसे रिहा कर दिया गया ऐसे कि भाई तुम दोषी नहीं हो, तो उसे उसी को हम क्लीन चिट कह देते हैं। ठीक है, कि मतलब जाने दिया किसी को कि तुम जाओ, तुम सही हो, तुम्हारे कोई दोष नहीं है, इसी को हम क्लीन चिट कह देते हैं। तो यहाँ लिखा वाई एफ आई आर मतलब कि क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद एफआईआर क्यों करी, जब क्लीन चिट दे ही दी थी भाई, जब कह दिया था कि ठीक है जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद एफआईआर क्यों। अब देखिए आगे लिखा है कोर्ट आस्क्स। तो ये जो बात पूछी है कि एफआईआर क्यों करी क्लीन चिट के बाद, ये पूछी किसने, कोर्ट ने, अदालत ने पूछी। देखिए लिखा है एमपी गवर्नमेंट, यानी कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उससे बात पूछी। अब ये बात जो पूछी किस मैटर पे पूछी, तो ऑन स्कूल इन हेड स्कार्फ रॉ। देखिए ऑन स्कूल, यानी कि स्कूल में किस बात पर पूछी, वो पता चलेगी ऑन से, तो ऑन स्कूल इन हेड स्कार्फ रॉ, यानी कि स्कूल जो कि हेड स्कार्फ रॉ में है। हेड स्कार्फ का मतलब होता है हिजाब, रॉ का मतलब झगड़ा, यानी कि वो स्कूल जहाँ पे ये हिजाब का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि जब क्लीन चिट दे दी थी तो फिर एफआईआर क्यों करी, ये इसकी सरकार से पूछी है, मध्य प्रदेश की सरकार से। ठीक है, चलिए देखिए अब नीचे पढ़ते हैं। देखिए गाइस यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अब आई स्पेशल, देखिए आई स्पेशल जज इन मध्य प्रदेश दामोह डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक स्पेशल जज, एक कोई खास जज होगा, ठीक है, इन मध्य प्रदेश दामोह डिस्ट्रिक्ट। तो दामोह डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश का है, उस दामोह डिस्ट्रिक्ट में यानी कि उस ज़िले में एक कोई खास जज होगा। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को इस जज ने शॉर्ट का मतलब हो गया मांगा, क्या मांगा, एन एक्सप्लेनेशन। सो गाइस वो कुत्ते भौंकने लगे थे इसलिए मुझे रोकना पड़ा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे थे हम कि शॉर्ट मांगा, क्या मांगा, एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बताओ पूरे अच्छे से, क्या क्यों किया, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो भाई एक्सप्लेनेशन मांगा किससे, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य की सरकार है। ऑन किस बात पर, ऑन वाई आ स्कूल, मतलब ये एक्सप्लेन करो कि क्यों एक स्कूल। फिर लिखा है फेसिंग एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब आरोप, ऑफ फोर्सिंग गर्ल्स, किस बात का आरोप है कि फोर्सिंग गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स को मजबूर किया जा रहा, जो गर्ल्स स्टूडेंट है ना दोस्तों, जो लड़की स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको मजबूर किया जा रहा है किस बात के लिए, टू वियर, पहनने के लिए, आ हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब। तो ये हिजाब को पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है लड़की जो है वहाँ पे स्टूडेंट है, इस बात का आरोप होगा स्कूल। ठीक है, लिखा है ना वाया स्कूल, तो स्कूल वो स्कूल जो कि ये फेस कर रहा है ये आरोप। तो फिर वो स्कूल वॉज फर्स्ट गिवन आ क्लीन चिट, कि भाई पहले तो उसको क्लीन चिट दे दी गई थी, वॉज फर्स्ट गिवन, फर्स्ट का मतलब पहले, वॉज गिवन देखिए दोस्तों पैसिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल को दे दिया गया था, क्या दे दिया गया था, आ क्लीन चिट, एक क्लीन चिट दे दी गई थी पहले तो बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके द्वारा, बट लेटर, लेटर का मतलब बाद में, लेकिन, और बट का मतलब लेकिन, तो लेकिन बाद में फेस्ड पुलिस एफआईआर, फेज किसके लिए आया, स्कूल के लिए, तो मतलब लेकिन बाद में फिर इसने पुलिस एफआईआर मतलब सामना करना पड़ा। समझे दोस्तों, ये कह रहे हैं कि भाई, एक फिर से मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ कि ये जो जज है मध्य प्रदेश के दामोद डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने मंगलवार को एक एक्सप्लेनेशन मांगी कि एक्सप्लेन करो, बताओ हमें कि किससे मांगी, पहले तो ये समझ ले कि स्टेट गवर्नमेंट की जो राज्य की सरकार है उससे कहा कि भाई हमें बताओ कि क्यों स्कूल को पहले तो क्लीन चिट दे दी गई फिर बाद में एफआईआर कर दी गई। ऐसे तो अजीब हो गया ना दोस्तों, ये तो फिर भी हो सकता है कि पहले एफआईआर करी फिर क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन पहले तो छोड़ दिया फिर एफआईआर भी कर दी बाद में, ये क्या बात हुई। और कौन सा स्कूल जो कि ये आरोप झेल रहा है कि भाई मतलब इस बात के आरोप है स्कूल पर कि ये लड़कियों को ज़बरदस्ती ये जो हेड स्कार्फ है, जो हिजाब है, उसे पहनने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। देखिए फिर आगे लिखा है स्पेशल जज रजनी प्रकाश बॉटम।
तो ये इनका नाम है, जो स्पेशल ये जो खास जज है जिनका नाम है रजनी प्रकाश गौतम, ठीक है। मेड द ओरल ऑब्जर्वेशन। और देखिए ओरल का मतलब क्या हुआ, एक तो क्या लिखित में जो रिटन जैसे कहते हैं, ओरल का मतलब हो गया बस मुंह से बोल दिया, ठीक है। तो मौखिक जिसे कहते हैं ना, तो ओरल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कमेंट, टिप्पणी, ठीक है। आप एक तरीके से जजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, निर्णय कह सकते हैं, रिमार्क कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, बयान कह सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो ये जो जज है इन्होंने क्या कहा, मतलब इन्होंने मौखिक कहा, अपनी इनकी जो राय थी वो मौखिक थी, मुंह से बोला इन्होंने, क्या बोला, वाइल हियरिंग द बेल एप्लीकेशन। कब, पहले तो ये बता रहे हैं कि, पहले ये नहीं बता रहे बोला क्या, ये बता रहे हैं मतलब पहले ये नहीं बता रहे कि इन्होंने कमेंट क्या करा, पहले ये बता रहे हैं कि कमेंट कब किया। तो वाइल हियरिंग, जब ये सुन रहे थे क्या, द बेल एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन होगी जो कि इस बात के लिए होगी कि बेल लेने के लिए। तो बेल एप्लीकेशन को जब इसकी हियरिंग चल रही थी ऑफ अफसका शेख, यानी कि अफशा शेख की बेल एप्लीकेशन थी। प्रिंसिपल थे जिनका नाम है गंगा जमुना, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके प्रिंसिपल, ठीक है। समझे दोस्तों क्या हुआ कि अफशा शेख जो है वो कौन है, देखिए कॉमा लगा है, मैं आपको बता दूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉमा लगा हुआ है कि जब भी कॉमा के बाद, नाम के बाद कॉमा आ जाए तो जो उसके बाद लिखा होगा वो इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा। तो अफशा शेख जो कि प्रिंसिपल है गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की, उनके लिए बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी, मतलब उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगवाई होगी। फिर कौन है, अनस अताहर, मैथमेटिक्स टीचर, तो ये मैथ्स पढ़ाते हैं ये अनस अतहर, इनके खिलाफ इनकी इनकी भी बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी। एंड रुस्तम अली, और एक रुस्तम अली है जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, देखिए कॉमा लगा है ना, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये तीन जने दोस्तों, इनकी एप्लीकेशन थी, बेल एप्लीकेशन, इसकी सुनवाई हो रही थी, ठीक है। तो जब ये जो जज हैं, जब ये सुन रहे थे ये हियरिंग, मतलब जब ये बेल एप्लीकेशन के बारे में जो भी हो रहा होगा वहाँ पे वो सब सुन रहे थे, सुनवाई चल रही थी। फिर लिखा है हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखिए यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि जब ये जो तीन हैं, ठीक है, इन तीनों को हुवर, यानी कि ये तीन कौन है, जिनको, हु का मतलब जिनको, वर अरेस्टेड, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा। ये वर अरेस्टेड भी दोस्तों पैसिव है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था। ऑन संडे, रविवार को अरेस्ट कर लिया गया था। अब किन आरोपों में, तो अंडर चार्जेस बताएंगे कि क्या आरोप थे, क्या एलिगेशंस थे, ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। अब दोस्तों वैसे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को ज़्यादा अच्छे से वही बता सकता है जो लीगल, जो उसकी कानून की पढ़ाई करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका हिंदी में जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि आपराधिक कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो गया षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है अजीब सा बोलने में हो गया। तो ये वही षड्यंत्र था। तो अब ये इसमें क्या हुआ होगा कि मतलब षड्यंत्र क्या होते हैं कि मतलब किसी के खिलाफ एक साजिश रच दी, उसमें 2 या 3 4 लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तभी षड्यंत्र कहलाता है, ठीक है। तो 2 3 4 लोग हैं और वो किसी के खिलाफ एक प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ इलीगल कर रहे हैं, तो वही कॉन्स्पिरेसी हो गई, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी। तो इस चार्ज में, इस आरोप में इनको को गिरफ्तार किया गया था। तो ये जब इस बात की तो जब इन्होंने फिर बेल एप्लीकेशन डाली हुई, तो इस बात की जब सुनवाई हो रही थी तब ये जो जज हैं इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ओरल, यानी कि मुंह से, मौखिक तौर पर, मौखिक इन्होंने क्या किया, जजमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि कमेंट किया। देखिए फिर आगे लिखा है, आफ्टर लॉयर्स ऑफ द एक्यूज्ड, आफ्टर का मतलब बाद में, लॉयर्स मतलब वकील, किसके, एक्यूज्ड मतलब जिन पे आरोप है किसी चीज़ का, ठीक है, जो आरोपी हैं उनको हम एक्यूज्ड कह देते हैं। अब लिखाया गया कंटिन्यूड ऑन पेज 2, तो चलिए पेज 2 पर चलते हैं। सो गाइज आ गए हम सेकंड पेज पर। देखिए तो वहाँ लिखा था कि जो एक्यूज्ड है, जो एक्यूज का जो वो है वकील है, उसने टोल्ड का मतलब बताया, द कोर्ट को बताया, अदालत को बताया, दैट कि एन एफआईआर वॉज फाइल्ड का मतलब दर्ज कर दी गई, ठीक है। तो वॉज फाइल्ड देखिए पैसिव है, यानी कि एफआईआर को दर्ज कर दिया गया था, ठीक है। फिर लिखा है ओनली आफ्टर, यानी कि सिर्फ किस चीज़ के बाद, जब पॉलिटिक्स केम इनटू पिक्चर। पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स, ये जो मतलब जब पॉलिटिक्स होने लगी, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ सिंपल कि पॉलिटिक्स केम इनटू पिक्चर, जब ये पूरी होने लगी ना, पॉलिटिक्स होने लगी। केम इनटू पिक्चर का मतलब यही है कि जब होने लगी, आप सिंपल भाषा में यही समझे। अब कहाँ पिक्चर कहाँ इतना दिमाग लगाना, सिंपल भाषा यही है कि जब भाई पॉलिटिक्स होने लगी तो क्या हुआ कि देन एन एफ आई आर वॉज फाइल्ड, फिर एक एफ आई आर कर दी गई।
देखिए फिर लिखा है कॉमा द जज आस्क्ड द स्टेट प्रोसिक्यूटर, यानी कि जो जज है, ठीक है, उसने पूछा। आस्क, देखिए आस्क के दो मतलब होते हैं, एक होता है कहना और एक होता है पूछना, ठीक है, एक होता है कहना और एक होता है पूछना। यहाँ पे पूछना है क्योंकि आस्क के बाद आप देख रहे हैं कहीं पे भी टू नहीं लगा हुआ, इसलिए ये पूछना हो गया इसका मतलब। तो जज जो है उसने पूछा स्टेट प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर दोस्तों वकील होते हैं, वकील को ही हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं। स्टेट यानी कि जो राज्य की तरफ से, जो राज्य की सरकार ने भेजा होगा ना कोई वकील, ठीक है, क्योंकि राज्य की सरकार से पूछा गया तो कुछ, तो उसने अपना वकील भेजा होगा, उसी को हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो उसने, जज ने पूछा, क्या पूछा देखिए, योर कलेक्टर हैज़ गिवन अ क्लीन चिट, जो आपके कलेक्टर है ना, उन्होंने हैज़ गिवन, देखिए हैज़ गिवन मतलब दे चुके हैं, क्या दे चुके हैं, क्लीन चिट, एक क्लीन चिट दे चुके हैं, मतलब कि कह चुके हैं कि ठीक है भाई जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा दोष नहीं है। एंड योर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जो एसपी हम जिसे कहते हैं, और जो तुम्हारा एसपी है भैया, हैज़ फाइल्ड एन एफआईआर, उसने एफआईआर कर दी। मतलब समझे कि भाई कलेक्टर ने तो क्लीन चिट दे दी कि जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसने ये जो है एसपी जो है इसने एफआईआर कर दी। तो कह रहे हैं इज देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस का मतलब अंतर, ओपिनियन का मतलब राय। तो यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं एक ताना सा मारा जा रहा है इस तरीके का कुछ, कि भाई तुम्हारे कलेक्टर ये और एसपी ये कह रहे हैं, क्या मतलब दोनों का जो है ओपिनियन अलग अलग है क्या, मतलब अपने अपने हिसाब से चल रहा है क्या मामला, कि भाई इज देयर अ डिफरेंस, कि मतलब अंतर है ओपिनियन में, जो उनकी राय है कि इनकी राय कुछ और है, इनकी राय कुछ और है, जबकि सरकार तो दोस्तों पूरा एक सिस्टम तो पूरा एक है ना, तो सिस्टम तो एक ही बात कहेगा ना, लेकिन यहाँ कलेक्टर कुछ और ये सुप्रिटेंडेंट कुछ और। देखिए फिर आगे लिखा है द जज ऑल्सो समन, समन का मतलब होता है बुलाना, थोड़ा फॉर्मली तरीके से इस्तेमाल होता है ये शब्द, कि मतलब जैसे पुलिस बुलाए किसी को या फिर कोर्ट बुलाए ना, तो समन इस्तेमाल होता है। तो जज जो है उन्होंने उन्होंने ऑल्सो का मतलब भी, तो उन्होंने बुलाया किसको, दामो कलेक्टर मयंक अग्रवाल। तो मयंक अग्रवाल नाम है जो कि दामो के कलेक्टर हैं, ठीक है, दामो डिस्ट्रिक्ट बताया था ना, तो उसके कलेक्टर हैं एंड एसपी, और जो एसपी हैं जिनके दोनों की बात चल रही थी ना कि तुम्हारे दोनों के ओपिनियन, इन दोनों के ओपिनियन अलग अलग हैं क्या, कि एक ने एफआईआर कर दी और एक ने क्लीन चिट दे दी। एसपी राकेश सिंह, तो जो एसपी राकेश सिंह है ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को इन्होंने देखिए मयंक ये अग्रवाल और जो राकेश सिंह है इन दोनों को बुलाया। फिर लिखा है कॉमा सीकिंग, सीकिंग का मतलब मांगते हुए, किस बात की मांग करते हुए, एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टू, यानी कि टू कौन, ये दोनों जो हैं, इनसे एक्सप्लेनेशन की मांग करते हुए कि भाई बताओ हमें। फिर देखिए आगे लिखा है अनुने श्रीवास्तव द एडवोकेट फॉर द एक्यूज, अनुने श्रीवास्तव कौन है, कॉमा लगा है द एडवोकेट हैं और फॉर द एक्यूज, एक्यूज यानी कि आरोपी, जिन पे आरोप है इस बात का, जबरदस्ती हिजाब पहनाने का। तो इनके जो अनुवे श्रीवास्तव जो है, अनुने श्रीवास्तव ये वकील हैं, इन्होंने बिगिन शुरू किया हिज आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो इनकी बहस थी उसको शुरू की, बाय टेलिंग ये बताकर, या क्या बताकर, कि द कोर्ट, जो कोर्ट अदालत है, अच्छा एक मिनट, ये बताकर किसको, कोर्ट को, ठीक है, द कोर्ट को ये बताकर दैट कि द स्कूल, स्कूल जो है वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द गंगा जमुना वेलफेयर बोर्ड। तो ये कॉन्सेप्चुअलाइज का मतलब होता है कि आप मतलब इमेजिन करते हैं, इमेजिन कह लें, या फिर मतलब एक बनाते हैं, आइडिया बनाते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, अपने दिमाग में आइडिया बनाना, और यही सब कहलाता है, या फिर कॉन्सेप्ट बनाना, किसी चीज़ का प्लान बनाना, इस तरीके की चीज़ को हम कॉन्सेप्चुअलाइज कहते हैं, इसको करने को कॉन्सेप्चुअलाइज। तो भाई ये कह रहे हैं कि जो स्कूल है, कि स्कूल वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज, स्कूल के मतलब जो कह सकते हैं फ्रेमवर्क रखा गया था, बेसिक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, आइडिया कह सकते हैं, वो किसके द्वारा था, द गंगा जमुना वेलफेयर बोर्ड। तो एक बोर्ड है जिसका नाम है गंगा जमुना वेलफेयर बोर्ड, पूरा नाम है, ठीक है। तो इस बोर्ड के द्वारा रखा गया था, इन्होंने इस बात की, इस मतलब बहस शुरू की ये बात बताते हुए कोर्ट को। फिर लिखा है कॉमा विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, अब इस बोर्ड के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कॉमा लगा के विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब देखिए वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ये है पैसिव, यानी कि जिसको बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, लेकिन ये पैसिव है, तो वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड जिसको बनाया गया था 2017 में इस बोर्ड को, ठीक है। फिर लिखा है एंड इट्स हेड, और इसके जो हेड हैं इस बोर्ड के, मोहम्मद इदरीस, इसके हेड कौन है, मोहम्मद इदरीस। फिर लिखा है एंड अदर मेंबर्स, और जो दूसरे मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग हिंदूज, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं। इनविजन का मतलब कल्पना करना, तो उन्होंने कल्पना की थी एक स्कूल की विच कुड गिव इंग्लिश एजुकेशन, जो कि इंग्लिश एजुकेशन देगा, ठीक है, कुड गिव,
कुड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना इनविजन, इनविजन यानी कि पास्ट में है तो आगे की चीज़ भी पास्ट में हो गई। वैसे कैन आना था लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पास्ट में तो आगे की भी चीज़ पास्ट में हो गई। तो कुड गिव इंग्लिश एजुकेशन इन अ मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब एरिया, डोमिनेटेड मुस्लिम डोमिनेटेड का मतलब जिसमें ज़्यादा, वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है, जो डोमिनेट करते हैं मुस्लिम, जहाँ जो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई एरिया जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू डोमिनेटेड हो गया, मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया। तो एक ऐसे एरिया में इंग्लिश एजुकेशन देने की बात करी थी स्कूल से, ठीक है। तो इन्होंने इन्विजन यानी कि ये जो सब पूरा ग्रुप, ये जो पूरे सबके ऊपर ऊपर नाम वाम बताया गया, इन्होंने क्या किया था, कल्पना की थी एक स्कूल की जो कि दे सकता, क्या दे सकेगा कि भाई इंग्लिश एजुकेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी, यानी कि एक मुस्लिम वाले एरिया में। फिर लिखा है फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए, फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटीज़ यानी कि वो बच्चे जो कि बैकवर्ड पिछड़े कम्युनिटीज़ से आते हैं। फिर लिखा है इंडिया इज़ अ बॉइलिंग पॉट, पॉट का मतलब मटका। तो इंडिया क्या है, एक उबलता हुआ मटका है ऑफ कल्चर्स, यानी कि संस्कृति होती हैं या फिर मान्यता होती हैं, उनका एक उबलता हुआ क्या नाम है, मटका है। एंड दिस इज सिग्निफाइड, सिग्निफाइड का मतलब हो गया कि बोलते हैं ना, मतलब जिसे कहते हैं इडेंट, वो क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड, ठीक है। तो इंडिकेटेड का मतलब यही होगा कि किस, जिसके जो दिखाता है। तो दिस इज सिग्निफाइड, ये जो बात कही गई ये दिखाती है, ठीक है, दिखाई जाती है किसके द्वारा, बाय द रिवर गंगा एंड यमुना। तो ये जो रिवर्स हैं गंगा एंड यमुना, इसके द्वारा ये बात दिखाई जाती है, मतलब इंडिकेट होती है। फिर कॉमा लगा है विच फ्रॉम, देखिए अब ये गंगा यमुना के लिए बात आई है, विच जो कि कॉमा लगा के बताया गया है, विच जो कि फ्लो बहती है फ्रॉम, दोनों ये गंगा है ना, बहती है कहाँ से, फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन या जो पहाड़ है वहाँ से बहती है। फिर लिखा दैट इज़ द मोटो, मोटो का मतलब दोस्तों एक समझ सकते हैं, कह सकते हैं आप, छोटा सा सेंटेंस होता है और वो ये दिखाता है कि हमारा क्या मानना है या हमारा क्या टारगेट है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मेरा तो ये मोटो है, तो मतलब मेरा ये मोटो है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं तो ऐसे चलता हूँ, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये एम है। वो छोटा सा सेंटेंस पूरा बता देता है कि हम क्या सोचते हैं। तो भाई दैट इज़ द मोटो, ये वो मोटो है, ये मोटो है दैट की, ये लिखा है ना दैट इज़ द मोटो, ये मोटो है दैट की द स्कूल अडॉप्टेड, जिसको, यानी कि ये मोटो जो है इसके लिए बताया गया है कि दैट जिसको स्कूल ने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट का मतलब हो गया, तो अडॉप्टेड का मतलब हो गया अपनाया। फिर लिखा है फ्रॉम 2010 यानी कि 2010 से, देखिए द स्कूल, जो स्कूल है हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू का मतलब हो गया अधीन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कंट्रोल में है। तो ये जो स्कूल है 2010 से वो कंट्रोल में है रेगुलर चेक्स, रेगुलर चेक्स का मतलब बार बार रेगुलरली, हर समय पर एक खास समय के बाद स्कूल को चेक करना, बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि ये काम कौन करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। ये बाय का मतलब द्वारा, तो ये जो रेगुलर चेक्स हैं, बार बार चेक करना स्कूल को, ये कौन करता था, मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर लिखा है कॉमा अबाउट द स्टेट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो रेगुलर चेक्स हैं कि मतलब इसमें क्या क्या चेक किया जाता था इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो देखिए लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिक नीड्स जो होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, पानी हो गई, बिजली, ये सब चीज़ें। तो इसकी जो स्थिति थी, बिजली बिजली ये जो बिल्डिंग ये सब चीज़ों की, जो स्कूल की जो बिल्डिंग है, पानी वगैरह ये सब, इसकी जो स्थिति थी, इसको रेगुलर चेक किया जाता था। जो टीचर्स हैं वहाँ के, उनको रेगुलरली चेक, और इट्स सिलेबस, और जो इसका सिलेबस है, जो इसका कोर्स है, उसको रेगुलरली चेक किया जाता था, ठीक है। फिर लिखा द स्कूल्स रिकॉग्निशन। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये लिखा है आगे, फिर कहाँ लिखा था, हम भूल भी गए। फिर लिखा है देखिए द स्कूल्स रिकॉग्निशन, जो स्कूल की रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता है, हैड बीन एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ाया, बढ़ाया बोलते हैं ना, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, और खास तौर से एक्सटेंड तब आता है जब समय की बात हो। तो उसका जो समय था ऑन अ ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस का मतलब हर साल बाद, ठीक है। आफ्टर द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब वही जो चेक्स हुए, रेगुलर चेक्स वगैरह, ये रेगुलर चेक्स ऊपर बात करेंगे ना, ये सारी जांच, ये जो निरीक्षण है, ये सब करने के बाद कह रहे हैं कि भाई इसको ये जो स्कूल की मान्यता है उसको बढ़ा दिया जाता था, ठीक है। फिर लिखा है हैड बीन एक्सटेंडेड, ये पैसिव है दोस्तों,
देखिए फिर लिखा है द डिफेंस काउंसिल सेड, जो डिफेंस काउंसिल है उसने सेड कहा, क्या कहा, दैट की द इश्यू का मतलब जो मुद्दा है वॉज ओवर सम फीमेल स्टूडेंट। ओवर का मतलब किसके ऊपर था ये, तो ये जो मुद्दा है किस बात पर था, सम फीमेल स्टूडेंट, यानी कि जो कुछ लड़कियां स्टूडेंट है वहाँ पर उनके ऊपर ये मुद्दा था। फिर लिखा हुआ है वो स्टूडेंट्स जिनको दिखाया गया था, देखिए एकदम से यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये जो फीमेल स्टूडेंट्स है इनको दिखाया गया था, शोन वियरिंग पहने हुए, क्या पहने हुए, आ स्कार्फ, एक हिजाब को पहने हुए, तो इस बात पर ये मुद्दा था। ठीक है, फिर आगे लिखा है विच वॉज पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म, जो कि अब स्कार्फ के लिए बात बताई यार, ये कॉमन लगा के वो स्कार्फ जो कि हिस्सा था स्कूल की यूनिफॉर्म का, ठीक है। फिर कॉमन लगा विच वॉज कॉल्ड अ हिजाब, अब ये फिर से स्कार्फ के लिए आया है कि वो जो कि मतलब वो हिस्सा जिसको बोला गया था कि भाई ये वॉज कोल्ड आ गया, कॉल्ड आ गया, फिर से ये पैसिव है, तो वो हिस्सा जिसको बोला गया था कि भाई ये तो हिजाब है, ठीक है। विच वॉज कोल्ड जिसको बोला गया हिजाब। फिर लिखा था हिजाब इज़ अ वर्ड, एक हिजाब क्या है, एक शब्द है, दैट क्रिएट्स का मतलब बनाता है, क्या बनाता है, या क्रिएट्स का मतलब उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, अ सेंसेशन का मतलब हो गया जनरल फीलिंग, एक भावना जो है बनाता है, इन दिस कंट्री, हमारे देश में। दिस इज़ वैन द कॉन्स्पिरेसी बिगिन, ये तब है जब कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई, कब हुई भाई, दैट दिस स्कार्फ इज़ हार्मफुल टू द सोसाइटी, भाई समाज के लिए ये जो स्कार्फ है, दैट का मतलब कि दिस स्कार्फ यानी कि जो हिजाब है, इज़ हार्मफुल, ये खतरनाक है, किसके लिए, नुकसानदायक है, हाँ खतरनाक है, किसके लिए, सोसाइटी समाज के लिए, कॉमा लगाए, हार्मफुल टू द कंट्री, और ये देश के लिए भी खतरनाक है। दिस वॉज सैड, ये कहा गया था, वॉज सैड फिर से पैसिव आ गया, तो ये कहा गया था आफ्टर द फ्लैक्स बोर्ड केम अप, जब फ्लैक्स बोर्ड आया, केम अप का मतलब होता है किसी आइडिया या प्लान के साथ आना, तो हम केम अप लगाते हैं, और सिर्फ अगर बोर्ड आया ही था तो कम केम लगाते, लेकिन केम के साथ अप लग गया तो इसका मतलब कोई आइडिया के साथ आया था, कोई बात के साथ आया था, तो ठीक है। जब ये बात ये आया था, फ्लैक्स बोर्ड सामने आया था, ठीक है, आया था मतलब कैसे बोलूँ दोस्तों, ये आया ही था कि भाई कोई आइडिया वगैरह जो भी इसका कहना था, ही सैड, इन्होंने ये बात भी कही। फिर लिखा है, देखिए ये भी पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा बच्चा है। द जज आस्क्ड व्हेन द स्कार्फ वॉज, तो जज ने पूछा, क्या पूछा, व्हेन द स्कार्फ वॉज मेड, देखिए वॉज मेड फिर से पैसिव आ गया कि भाई ये जो हिजाब है पार्ट ऑफ द स्कूल, यानी कि जो हिजाब है इसको कब स्कूल का हिस्सा, स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाया गया था। श्रीवास्तव सेड, तो जो श्रीवास्तव है उन्होंने कहा यस फ्रॉम 2012, यस हाँ 2012 से दिस स्कार्फ, ये जो हिजाब है वॉज मेड पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म, ये स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया गया था। द यूनिफॉर्म इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैच ऑफ स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट है अलग अलग बैच के लिए, अलग अलग बैच के जो स्टूडेंट है उनके लिए अलग अलग यूनिफॉर्म है, लिखा है ना, इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैच ऑफ स्टूडेंट्स। फिर लिखा है फ्रॉम क्लास 5th, यानी कि क्लास 5th से लेकर अबव, यानी कि क्लास 5th से लेकर अबव द यूनिफॉर्म फॉर स्कूल इज़ सलवार, समझे दोस्तों, कि फ्रॉम क्लास 6 से लेकर ऊपर तक क्या है, द यूनिफॉर्म ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की यूनिफॉर्म है वो क्या है, इज सलवार है, चुन्नी है, एंड इवन आ स्कार्फ भी है, इवन का मतलब भी, स्कार्फ का मतलब वही हो गया कि हिजाब, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार क्योंकि दोस्तों आगे फिर बहुत लंबा है, देख सकते हैं ये है, फिर ये पूरा है, ये नीचे, फिर ये है इधर, काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वैसे भी अभी देख सकते हैं वीडियो लंबी हो गई है। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।